बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू द रीडर ऑनलाइन क्लासेस। क्लास सेकंड ईयर, सरगोदा बोर्ड। सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। लेक्चर नंबर है आज का 22। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर लें, जिसके अंदर हमने हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर पोजीशन को डिस्कस किया था। और हमने ये डिस्कस किया था कि हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप 1A के साथ थोड़ी सी सिमिलरिटीज हैं मौजूद हैं, ग्रुप 4 के साथ थोड़ी सिमिलरिटीज मौजूद हैं, ग्रुप 7 के साथ थोड़ी सिमिलरिटीज मौजूद हैं, और इन तीनों ग्रुप्स के साथ उसकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दोनों मौजूद हैं। तो हम उसको ग्रुप 1 में रखें, ग्रुप 4 में रखें या ग्रुप 7 में रखें, एट द एंड हमने ये कंक्लूजन निकाला था कि हाइड्रोजन का, चूंकि ये मोनोवेलेंट है, इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए हाइड्रोजन को हमने ग्रुप 1A के टॉप पे रखा था, क्योंकि ग्रुप नंबर किस चीज को इंडिकेट करता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। लेकिन मैंने साथ आपको एक और बात बताई थी कि हाइड्रोजन की पोजीशन पीरियोडिक टेबल के ऊपर इस तरह है, जिस तरह के ये पीरियोडिक टेबल के छत पे मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट नहीं करना, बल्कि उसके अंदर हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करना है, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। अब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करने की रीजंस क्या हैं? मेरे बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह के रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स मौजूद हैं जो कि ये डिमांड करते हैं कि उनकी बार बार प्रैक्टिस की जाए। अब अगर अभी से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे तो एक तो हमारी उनकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, और वो दूसरा हमें मेमोराइज जरा अच्छे तरीके से हो जाएंगे। ठीक है। अब चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जरा इस चैप्टर की पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है वो भी देख लें। मेरे बेटा, सरगोदा बोर्ड के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के अंदर से मस्ट है। ठीक है। इस चैप्टर में टोटल 5 से 6 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिसके अंदर से एक लॉन्ग आपका मस्ट आना ही आना है। अब वो 5-6 लॉन्ग्स कौन से होंगे वो जब हम चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स आते जाएंगे, साथ साथ उन टॉपिक्स के अंदर से जो जो लॉन्ग बनता है वो इंशाल्लाह हम साथ साथ करते जाएंगे। आज जिन टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कस करना है उसके अंदर सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इसके अंदर हम देखेंगे कि आज से 200 या 300 साल पहले केमिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट था, और आज प्रेजेंट एज के अंदर केमिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्या कॉन्सेप्ट है। इसके साथ ही हम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उसके बाद हम इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे, मतलब हमारी डेली लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। और एट द एंड एज यूजुअल इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो शॉर्ट और लॉन्ग बनते हैं उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, और उनका अटेम्प्ट करने का तरीका भी डिस्कस किया जाएगा। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम 200-300 साल पीछे चले जाएं तो हमें पता चलता है कि जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ 2 ब्रांचेस पर मुश्तमिल है, एक ऑर्गेनिक है और एक इनऑर्गेनिक है। अब ऑर्गेनिक को और इनऑर्गेनिक को किस बेस पर एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया गया है, वो है उनकी प्रॉपर्टीज और उनके ओरिजिन को। ओरिजिन से क्या मतलब? हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको रिलेट किया गया है लिविंग थिंग्स के साथ। ठीक है, कि
ये नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं और इनको किससे रिलेट किया गया है? लिविंग थिंग्स के साथ। और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसको रिलेट किया जाता था नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, कि मतलब ये वो कंपाउंड्स हैं जो नेचुरली तौर पर पाए नहीं जाते और इनको हम खुद बनाते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग्स के साथ। अब लिविंग थिंग्स के अंदर नेचुरली तौर पर अकरिंग कौन कौन से हैं? इसके अंदर मेरे बेटा प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर एनिमल्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। अब इस हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह प्रोटीन्स मौजूद हैं, स्टार्च मौजूद हैं, लिपिड्स मौजूद हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स जो मौजूद हैं, फैट्स मौजूद हैं, ये सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। क्योंकि इनको हम लेबोरेटरी के अंदर खुद बना नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग है। 300 साल पहले यही यकीन था। नॉन लिविंग के अंदर मेरे पास क्या मौजूद है? इसके अंदर मेरे पास मिनरल्स, एसिड्स मौजूद हैं, जिसको मैं HNO3 कहता हूं, H2SO4 भी कह सकते हैं, वो भी हमारे पास इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स में आता है। ठीक है, अब हम चलते हैं जरा इनकी डेफिनेशंस की तरफ। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स। मैंने आपको अभी बताया कि इसको किस चीज से रिलेट किया गया है? लिविंग थिंग्स के साथ। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज विच ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, जिसको हम नॉन लिविंग थिंग्स से ऑब्टेन कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम खुद लेबोरेटरी के अंदर बना सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऑर्गेनिक को लिविंग थिंग्स के साथ रिलेट क्यों किया गया? मेरे बेटा साइंस जो है, एक एग्जाम्पल से इस बात को ज़रा बढ़ाते हैं आगे। साइंस जो है वो अल्लाह की ज़ात को नहीं मानती, क्योंकि जिस चीज़ का दुनिया में वजूद ना हो, ठीक है, साइंस उस चीज़ को नहीं मानती। हाँ, साइंस ये ज़रूर कहती है कि कोई पावर मौजूद है, कोई ताकत मौजूद है जो इस सारे सिस्टम को, जो इस सारे निज़ाम को चला रहा है, ठीक है, और वो पावर जो है वो कोई इंसान नहीं हो सकता। ये साइंस इस चीज़ को मानती है। और बीइंग अ मुस्लिम हम लोग ये कॉन्सेप्ट करते हैं कि वो पावर जो है उसको हम नाम देते हैं कि वो ताकत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात की है। अब लिविंग थिंग्स को बनाता कौन है? कौन बनाता है? लिविंग थिंग्स को बनाता है अल्लाह ताला। ठीक है, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप चलूं तो आपको जरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लिविंग थिंग्स को कौन बनाता है? अल्लाह ताला की ज़ात। और अल्लाह ताला की ज़ात साइंस के अकॉर्डिंग क्या है कि लिविंग थिंग्स को कौन बनाता है? पावर। कोई पावर है जो इस चीज़ों को बनाती है। वो पावर इंसानों के पास नहीं है। अगर वो पावर इंसानों के पास आ जाए तो हम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स खुद से बना सकते हैं। ठीक है, और लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर चूंकि वो पावर नहीं होती, इसलिए हम उनको खुद से बना सकते हैं। इस चीज पे जरा गौर करें। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी नीड अ स्पेशल फोर्स। ये वही फोर्स की बात है जो मैं आपसे इधर डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, कि अगर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना है तो लिविंग थिंग्स, इसका मतलब है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाना है तो इन अदर वर्ड्स हमने लिविंग थिंग्स को बनाना है। क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे रिलेट करते हैं? वो रिलेट कर रहे हैं लिविंग थिंग्स के साथ। और लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए हमें एक पावर चाहिए। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है कि लिविंग थिंग्स को बनाने के लिए एक स्पेशल किस्म की पावर चाहिए। अब मैं स्पेशल की जगह यहां पे एक लफ्ज यूज कर रहा हूं जिसको हम कहते हैं वाइटल। आपने ये लफ्ज छोटी क्लास में 9th 10th में या 7th 8th की साइंस में सुना होगा कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं। वाइटल का मतलब वो हैं जो जिनके बिना हमारी बॉडी में जो लाइफ है, यानी कि हम लोग जिंदा नहीं रह सकते। हमारी आईज ऑर्गन है, लेकिन आईज वाइटल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, मेरी बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन कौन से हैं? हार्ट है, ठीक है,
हार्ट अगर मेरी बॉडी से निकाल दिया जाए तो हम जिंदा नहीं रह सकते, लंग्स हैं मेरी बॉडी से निकाल दिए जाएं तो हम जिंदा नहीं रह सकते। तो ये लफ्ज़ आपने साइंस के अंदर या बायो के अंदर, कंप्यूटर वालों ने वैसे 8th 9th में इस चीज़ को पढ़ा होगा, वाइटल, ठीक है, वाइटल ऑर्गन्स। तो वाइटल की जगह अब मैंने स्पेशल वर्ड नहीं यूज़ करना, अब मैं क्या वर्ड यूज़ करूंगा, वाइटल। अब मैं अपनी ज़रा सारी बातों को दोबारा रिकॉल कर रहा हूं। अगर मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने हैं, मतलब मैंने लिविंग थिंग्स बनानी है, तो मुझे कौन सी पावर चाहिए, वाइटल पावर चाहिए। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए मुझे वाइटल फोर्स चाहिए, ठीक है। स्पेशल फोर्स की जगह मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, वाइटल फोर्स। अब मेरे बेटा 200-300 साल से लेकर आगे तक काफी लंबे अरसे तक ये यकीन था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बनाने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स चाहिए, ठीक है। और जब काफी लोग एक बात पे यकीन करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है थ्योरी के अंदर, ठीक है। तो अब हम पहले इसको जरा बाय नेम समझने की कोशिश करते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या मतलब है, वाइटल का मतलब स्पेशल, फोर्स का मतलब ताकत, और ये यकीन क्या कहलाएगा, थ्योरी कहलाएगा। इसका मतलब है कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए, वाइटल फोर्स चाहिए। अब हम आते हैं इसकी जरा पेट डेफिनेशन की तरफ, जो कि आप पेपर में लिखेंगे। It was believed that organic compounds could be manufactured only by and within living things, and these compounds could never be synthesized from inorganic materials। वही बात है कि ये यकीन कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नहीं बना सकते, वो लिविंग थिंग्स के अंदर नेचुरली तौर पर मौजूद हैं, और हम लेबोरेटरी के अंदर या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स के साथ हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बना सकते। इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज, अब इस चीज पे जरा गौर करना है आप लोगों ने, इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वी नीड अ स्पेशल फोर्स called a vital force, and this belief is called vital force theory। ठीक है, इसको अब आप लोग जरा मेमोराइज भी कर लें। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेमोराइज हो चुकी होगी। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम साथ 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 गुजरता जाता है, साइंस साथ साथ तरक्की करती जाती है। आपने ये शेर सुना होगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। तो आखिरकार मेरे बेटा दुनिया के अंदर एक साइंटिस्ट आया जिसने केमिस्ट्री के अंदर धमाका कर दिया था, ठीक है। मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूं कि केमिस्ट्री के अंदर धमाका कर दिया था, और अब इस धमाके की वजह से उसको एक टाइटल भी दिया गया था, वो आपको मैं आज के लेक्चर के एंड पे बताऊंगा। तो इसने क्या धमाका किया, वो साइंटिस्ट कौन है। इन 1828 फ्रेडरिक वोलर ऑब्टेन्ड यूरिया, जिसको आप ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, फ्रॉम अमोनियम सायानेट, अ सब्सटेंस ऑफ नॉन मिनरल ओरिजिन। हमने कहा था इनऑर्गेनिक जो होते हैं वो कहां से ओरिजिनेट होते हैं, वो नॉन लिविंग्स हैं और वो मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स से हम उनको ऑब्टेन करते हैं और खुद सिंथेसाइज करते हैं। अब यूरिया, अमोनियम सायानेट क्या होता है, ये है मेरे बेटा अमोनियम सायानेट, NH इसके ऊपर होता है पॉजिटिव और सायानेट के ऊपर होता है नेगेटिव। अब ये है अमोनियम सायानेट, ठीक है, और ये चीज क्या है, ये है यूरिया। इस कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, C डबल बॉन्ड O और दोनों तरफ NH2 ग्रुप, इस कंपाउंड को हम नाम देते हैं यूरिया का। अच्छा, ये जो एरो लगा हुआ है इसको जरा समझना है। इसको समझने से पहले हम जरा एक और चीज देखते हैं। असल में ये फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम सायानेट से नहीं यूरिया बनाया था, असल में इसके पास जो कंपाउंड था वो था अमोनियम क्लोराइड। इधर मैं अगर इक्वेशन लिखूं, इसने अमोनियम क्लोराइड NH4 लिया था, NH4Cl, मतलब अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड यहां पर नेगेटिव है, ये यहां पर पॉजिटिव है, ठीक है।
अमोनियम क्लोराइड प्लस पोटाशियम सायानेट, जिसको पोटाशियम के होता है, और सायानेट जिस तरह मैंने अभी पीछे आपको बताया KCNO, ठीक है। इन दोनों को उसने आपस में मिक्स किया था। तो इन दोनों के मिलने से अब मेरे पास ऑब्टेन्ड क्या हो रहा है, ठीक है। ये पॉजिटिव वाला, यहां पे पोटाशियम नेगेटिव है और यहां पे पोटाशियम पॉजिटिव है, मेटल्स पॉजिटिव होती हैं, और यहां पे साइनेट नेगेटिव है। ये पॉजिटिव वाला उसके नेगेटिव से जाके मिलेगा। देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव से तो नहीं मिल सकता ना, पॉजिटिव पॉजिटिव सेम चार्जेस तो रिपेल करेंगे, और ये नेगेटिव इसके पॉजिटिव से जाके मिलेगा, ठीक है। और हमारे पास ऑब्टेन्ड क्या होगा, हमारे पास ऑब्टेन्ड होगा एक KCl पोटाशियम क्लोराइड, और दूसरा ऑब्टेन होगा अमोनियम सायानेट NH4 NH4CNO CNO, ठीक है। ये वही पोटाशियम सायानेट है जो हम यहां से ये वाला NH4CN। अब जब ये पोटाशियम सायानेट बना था, असल में पोटाशियम सायानेट जो है ये अनस्टेबल होता है, ये फौरन अपने आप को रीअरेंज कर लेता है किस फॉर्म के अंदर, यूरिया की फॉर्म के अंदर। अगर आप इधर देखें नाइट्रोजन कितने हैं, ये नाइट्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, यहां भी नाइट्रोजन कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है। यहां हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 4, यहां भी कितने हैं, 2 and 2 4। कार्बन दोनों तरफ एक एक है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ एक एक है। ये जो सिंबल है ये इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसने इस चीज के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया है, लेकिन दोबारा ये इसके अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन इन दोनों में से जो स्टेबलाइज स्ट्रक्चर है वो ये वाला है, ठीक है। यूरिया जो है वो स्टेबल था, जिसकी वजह से अमोनियम साइनेट ने अपने आप को इसके अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब कुछ टाइम के बाद यूरिया, ये चीज भी देखी गई कि यूरिया इज आल्सो फाउंड इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। ये थोड़ी सी फ्रेडरिक वोलर के साथ थोड़ा सा हादसा हो गया। बहुत से साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई वोलर ने तो बनाया अमोनियम साइनेट है, ये तो खुद से इसके अंदर जो कन्वर्ट हुआ है ये तो खुद ब खुद कन्वर्ट हुआ है, इसने तो ये कंपाउंड बनाया ना, इसने तो ये वाला कंपाउंड बनाया है। इसलिए बहुत से साइंटिस्ट जो हैं वो, मेरे बेटा याद रखिएगा, जब यूरिया हमारे पास डिस्कवर हुआ था, बहुत से साइंटिस्ट ने इसकी बात को एक्सेप्ट नहीं किया था, जिसमें हमारे पास पास्चर भी है, ठीक है, और जो फ्लेमिंग हमारे पास साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम जिनके, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। लेकिन टाइम के साथ साथ तकरीबन 1840s के अंदर, ठीक है, 1840s के अंदर जब मेरे पास ऑक्सैलिक एसिड प्रोड्यूस हुआ था, ठीक है, और ऑक्सैलिक एसिड को जब लेबोरेटरी के अंदर बना लिया गया तो उस ऑक्सैलिक एसिड का फार्मूला होता है C+O, यहां पे OH ग्रुप लगा होता है, इसके साथ भी C+O, और यहां पर भी OH ग्रुप लगा होता है, ठीक है। ये मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, और ये मेरे पास दूसरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, यानी कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड्स पे पूरा हमारा चैप्टर है आ गया, उसको भी इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे। अब 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आपस में मिलते हैं तो उनको हम क्या कह रहे हैं, 2 ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स मिलते हैं तो ऑक्सैलिक एसिड बनता है, और ऑक्सैलिक एसिड हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तब जाके प्रॉपर हमें ये चीज देखने को मिली कि बहुत से साइंटिस्ट ने तब जाके इस चीज को एक्सेप्ट किया था। लेकिन हमारी बुक में चूंकि यूरिया का जिक्र है, इसलिए हम इस चीज पे ही रहेंगे कि हमारे पास जितने भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब ये देखा कि यूरिया बन गया है, लिहाजा
हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम साइनेट एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, इससे पहले जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी थी ना अमोनियम क्लोराइड और पोटेशियम साइनेट की, आपने पेपर के अंदर वो इक्वेशन लिख देंगे तो आपका ज़रा इंप्रेशन अच्छा जाएगा और एग्जामिनर जो है वो ज़रा खुश होकर आपको मार्क्स देगा। ये है जी फ्रेडरिक वोलर की तस्वीर, ताकि आप लोग आज उसको देख सकें, जिसने केमिस्ट्री के अंदर धमाका कर दिया था। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हम लोग सिंथेसाइज कर रहे हैं। ये ना होता तो बाद में कोई और साइंटिस्ट आ जाना था, लेकिन सबसे पहले इसने इस चीज को इंट्रोड्यूस करवाया था। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सवाल ये पैदा होता है, जब मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज होना स्टार्ट हो गए थे, तो फिर हमें जो डेफिनेशन देनी थी वो उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग देनी थी। ठीक है, और उसकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेस्ट डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विद डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। कार्बन हाइड्रोजन ये वो हैं जिसको आप हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं। ठीक है, हाइड्रो कार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या चीज है? डेरिवेटिव्स है जो इनसे चीज मिलकर बनी हो। मिसाल के तौर पे इधर मैं एक जनरल एग्जांपल लूं कार्बन कार्बन की। आपने 10th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, इथेन का एक स्ट्रक्चर और ये लफ्ज आपने सुना होगा, जिसमें 2 कार्बनें मौजूद होती हैं और 6 हाइड्रोजन मौजूद होते हैं। ये है मेरे बेटा इथेन का मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसको तो आप हाइड्रोकार्बन्स कह सकते हैं, लेकिन डेरिवेटिव्स कैसे कहेंगे? अगर आप यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करवा दें, जरूरी नहीं है यहां से, आप कहीं से भी करवा सकते हैं, कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी एक हाइड्रोजन रिमूव करवा दें और उसकी जगह आप कोई भी कंपाउंड्स लगा दें। वो कंपाउंड्स ज्यादातर कौन कौन से हैं? वो है मेरे पास सल्फर है, वो है नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन है। ठीक है, ये कंपाउंड ज्यादातर हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज को क्या कहेंगे? डेरिवेटिव्स। अब डेफिनेशन को मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, वो केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंदर हम कार्बन को, हाइड्रोजन को और उनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करते हैं, ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की क्या कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आ जाते हैं इस चीज की तरफ, इंपॉर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क। फ्रेडरिक वोलर की जो उसने ये काम किया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री साइंस के अंदर उसने केमिस्ट्री की एक नया रुख मुतारफ करवा दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लेबोरेटरी के अंदर सिंथेसाइज कर सकते हैं और मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो भी रहे हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? याद रखिएगा, ये बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट के लिए बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। वाइटल फोर्स थ्योरी वाज रिजेक्टेड। सबसे पहला तो इसने क्या काम किया था? वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित कर दिया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई स्पेशल फोर्स होने की जरूरत नहीं है। डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाज रिवाइज्ड। इसके काम की वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो डेफिनेशन थी, जो आज से 200-300 साल पहले थी कि सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं और हम उनको खुद से नहीं बना सकते, वो डेफिनेशन चेंज हो गई। मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड। आज लेबोरेटरी के अंदर हजारों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हम खुद से सिंथेसाइज कर रहे हैं। वाइड एप्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ के अंदर अगर हम एग्जांपल्स लें, हम ग्लूकोज, ठीक है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से जो मेडिसिन होती हैं वो काफ़ी उसके अंदर ऑर्गेनिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, और आपके अगर जिस तरह जो ग्लूकोज है आर्टिफिशियली जो लेबोरेटरी के अंदर ग्लैक्सो डी जिसको आप कहते हैं, वो प्रिपेयर हो रहा है हमारी डेली लाइफ के अंदर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
याद रखिएगा, इसके 3 नाम हैं। एक नाम जो आपके सामने स्क्रीन पे डिस्प्ले है, दूसरा फीचर्स की जगह कैरेक्टरिस्टिक्स का लफ्ज भी आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तीसरा नाम सम की जगह पे साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, साइलेंट फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, सम फीचर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, वो हम सारे आज डिस्कस करेंगे। उसके अंदर मेरे बेटा ये सब हैं, इन सब का पहला पहला वर्ड जो है वो मैंने रेड किया हुआ है। ठीक है, जब ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म होंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये पहला पहला जो वर्ड है इसको रेड करने की क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, और इसको आपने किस तरह से ये याद रखना है, ये इंशाल्लाह हम एट द एंड डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर क्या क्या मौजूद है, एक तो है पिक्यूलियर बिहेव नेचर ऑफ कार्बन, complexity of organic compounds, solubility of organic compounds, rate of reactions of organic compounds, isomerism है, similarity in behavior है, नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और इसको अब अभी बारी बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरे बेटा डिस्कस करते हैं पिक्यूलियर नेचर। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए पिक्यूलियर किसे कहते हैं, अजीब। ठीक है, अजीब। कार्बन की याद रखिएगा, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास 109 एलिमेंट्स हैं। कार्बन वो वाहिद एलिमेंट है जिसकी पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर्टी किसी से भी नहीं मिलती। अब वो प्रॉपर्टी कौन सी है, कार्बन हैज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ लिंकिंग विद द अदर कार्बन एटम टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स। दिस सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये भी आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, डिफाइन कैटिनेशन। अच्छा जी, अब ये क्या है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, जरा हम इसको डिस्कस कर लें क्योंकि क्वेश्चन आंसर हम लास्ट पे डिस्कस करेंगे। सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी से क्या मतलब है, आपके पास ये एक कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, ये तीसरी कार्बन है, ठीक है, ये चौथी कार्बन है, ये पांचवी कार्बन है, तो ये आगे अप टू सो ऑन चलती रहती हैं। कार्बन के अंदर मेरे बेटा ये सलाहियत मौजूद है कि वो एक लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। ठीक है, जिस तरह हमने केमिस्ट्री के अंदर देखा था, जिस तरह हमने स्टार्च मॉलिक्यूल में भी आपको मैं दिखाता हूं। ठीक है, एक कार्बन की ये सलाहियत मौजूद है कि ये लंबी लंबी चेन्स बना सकता है। इसके अलावा इट सेल्फ लिंकेज की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सल्फर के अंदर मौजूद है, और लेकिन उस तरह नहीं है। ठीक है, सल्फर भी सेल्फ लिंकेज थोड़ी सी करता है, लेकिन उस तरह नहीं करता जिस तरह हमारे पास कार्बन एक लॉन्ग लंबी लंबी चेन्स, थाउजेंड्स मिलियंस इसके नंबर्स होते हैं। और इट आल्सो फॉर्म स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड्स विद द अदर एटम्स। मैंने आपसे कहा था कि ज्यादातर डेरिवेटिव्स में कौन कौन से एटम्स हैं, एक होता है ऑक्सीजन, एक होता है नाइट्रोजन, एक होता है सल्फर। अब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, कार्बन जो है ये दो बॉन्ड जिसके मैंने बनाए यहां पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, ज्यादातर वैसे हाइड्रोजन होता है। कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ भी बॉन्डिंग कर सकता है। ठीक है, कार्बन जो है वो सल्फर के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, डबल भी बना सकता है, सिंगल भी बना सकता है। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर मौजूद है जो कि और किसी एलिमेंट में नहीं है। जो कि बॉन्ड डबल, बाकी कोई अगर सल्फर या नाइट्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं लेकिन उतने वो स्टेबल नहीं होते जितने कार्बन के सिंगल या मल्टीपल बॉन्ड जो हैं वो स्टेबलाइज होते हैं।
दूसरा हम चलते हैं नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। नॉन आयनिक, नॉन आयनिक को मेरे बेटा आप लोग नॉन पोलर भी कह सकते हैं, ठीक है। अब ये नॉन पोलर क्या होता है? पोल्स, इसको आपने याद रखना है पोल्स से। कभी बास्केटबॉल खेला है आप लोगों ने, कभी बैडमिंटन या वॉलीबॉल, उसमें एक जो नेट लगा होता है उसमें कितने पोल्स होते हैं? 2 ही पोल्स नहीं होते, और सेंटर में हमारा नेट होता है, ठीक है। और पोल्स हमेशा 2 ही होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इस चीज को पॉजिटिव नेगेटिव को कैसे याद रखना है आपने? पोल्स के पोल्स कितने होते हैं? 2, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। अब नॉन का क्या मतलब होगा? मतलब कि पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है। और अगर मैं नॉन हटा दूं, ठीक है, और खाली लिख दूं पोलर, ई नहीं आता, सॉरी, इसमें ए आता है, ठीक है। अब मैं इसको नॉन हटा के पोलर लिख दूं तो इसका मतलब क्या होगा कि पोल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव बनते हैं। अब नॉन आयनिक को आप नॉन पोलर भी कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब नॉन आयनिक करेक्टर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। Organic compounds are generally covalent compounds. They do not give ionic reactions. Covalent compounds मैंने आपसे कहा था वो वाले होते हैं जो कि म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। किस तरह बनते हैं? म्यूचुअल शेयरिंग से, कि जो बॉन्ड होता है वो दोनों का काउंट होता है। अब आयनिक किसको कहते हैं? एक चीज चले यहां पे मैं आपको बता दूं कि अब अगर हम बात करें कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड की, ठीक है, इसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है मेरे बेटा 2.5, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। इनका डिफरेंस कितना आएगा? 2.2 का और 2.5 ये आता है जी 0.3 का। और हमने एक चीज पढ़ी हुई है कि अगर आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके जो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस या 1.7 होगा या 1.7 से ज्यादा होगा, ठीक है। अगर हम बात करें कार्बन और ऑक्सीजन की, आप ऑक्सीजन की बात कर लें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? ऑक्सीजन की होती है 3.5 और कार्बन की 2.5। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनको माइनस करें तो ये 1 आया। अब ये भी 1.7 से कम है, इसका मतलब है ये भी जो बॉन्ड होगा ये नॉन आयनिक होगा। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड जो है ये कोवलेंट बॉन्ड होगा। कोवलेंट के अंदर फिर हमारी 2 टाइप्स हैं, पोलर होता है, पोलर कोवलेंट है, नॉन पोलर कोवलेंट है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ ये ज़हन में रख लें कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कार्बन का जो डिफरेंस है वो 1.7 से कम है, जिसकी वजह से कार्बन का जो करेक्टर है वो नॉन आयनिक है, इसलिए ये आयनिक रिएक्शन नहीं देता। अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, सिमिलैरिटी इन बिहेवियर। Many organic compounds resemble in their properties with each other. The set of organic compounds with similar properties are called as homologous series. ये चीज थोड़ी सी समझनी है आपने मेरे बेटा। कार्बन की हम पीछे लिंकेज की बात करके आ रहे हैं। अब इसके साथ क्या मौजूद है? हाइड्रोजन्स मौजूद हैं, ठीक है। कार्बन कितने बॉन्ड बनाती है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। इसके साथ क्या मौजूद है? हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। फर्ज कर लें ये जो कार्बन की चेन है ये अप टू 100 ऑन अप टू 1000 तक है। अब मैंने इनको स्टडी करना है, तो क्या मैं 1000 मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने बैठ जाऊं? मेरा टाइम तो इधर ही गुजर जाएगा। मैं क्या करूंगा, एक कार्बन को या थोड़े से इस मॉलिक्यूल के हिस्से को स्टडी करूंगा, क्योंकि बाकी सारे कार्बन का सेम नेचर नहीं है। देखिए इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। इसमें अगर देखें 1, 2, 3, 4, इसमें भी 4 है। जो हमारी थाउजेंड्स का जो लास्ट कार्बन होगी उसमें भी यही बिहेवियर होगा। इसका मतलब ये है कि मैं बजाय 1000 कार्बनों को स्टडी करूं, मैं एक कार्बन को ले लूंगा। क्यों? क्योंकि इसका भी वही बिहेवियर होगा जो कि बाकी सारी कार्बन्स का होगा। अगर मैं बात करूं अगर कुछ इसके और एग्जांपल्स लें हम,
ये मैं बात कर रहा था आपसे अल्केन्स की, ठीक है। अल्केन्स क्या होते हैं ये हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में बड़ी डिटेल में आपसे डिस्कस होगा। अल्कोहल्स, अल्केन्स जो मैंने अभी बताया वैसे बता देता हूँ। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग अल्कोहल्स, इसमें क्या होता है कि कार्बन कार्बन की चेन या सिंगल कार्बन, और उसके अंदर एंड पे जो है वो आपके पास एक OH ग्रुप आ जाता है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल ग्रुप किसको कहते हैं? अल्काइल ग्रुप कहते हैं जब आप, ये कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, एक बॉन्ड तोड़ दें, मतलब कार्बन वैसे मौजूद है CH4, लेकिन आपके पास क्या मौजूद होगी? CH3। तो इस चीज को आप क्या नाम देते हैं? अल्काइल। हैलाइड्स आप लोग पहले चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, हेलोजेंस को कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब है कार्बन के साथ क्या लगे होंगे? कोई भी हेलोजन लगा होगा। तो ये चीज क्या होते हैं? अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है। ये एक बॉन्ड आप कार्बन का खत्म कर दें तो वो अल्काइल बन जाता है, ये सिंगल बॉन्ड ही है। अच्छा जी, इसके अंदर अगर आपने अल्कोहल स्टडी करने हो, अल्काइल हैलाइड्स स्टडी करने हो, तो बजाय इसके कि आप पूरा पूरा मॉलिक्यूल को स्टडी करें, आप थोड़े से मॉलिक्यूल का हिस्सा लेके स्टडी कर लें। इसकी आपको एक जर्नल एग्जांपल देता हूं। एक आपके पास 100 बोरियां हैं, ठीक है, चावलों की। अब आप चेक करना चाहते हैं इसकी क्वालिटी और उसके मयार को आप देखना चाहते हैं, तो आप 100 बोरियों को जो है वो 100 बोरियों चावल को जो है हम बारी बारी क्या उसके एनालिसिस करना शुरू कर दें? नहीं, ये तो काफ़ी टाइम टेकिंग है। हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी उसके कंटेनर या जो भी उसकी बोरियां होती हैं उसके अंदर से थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं। क्या आपने वो थोड़ा सा हिस्सा ले लिया, क्योंकि जो उसका क्वालिटी होगी वही तो बाकी सारे कंटेनर के अंदर मौजूद क्वालिटीज होंगी, ठीक है। तो बजाय इसके कि हम सारे को स्टडी करें, हम सिर्फ उस छोटे से हिस्से को स्टडी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। और यही कार्बन के अंदर चीज मौजूद है कि आप, क्योंकि कार्बन के स्ट्रक्चर्स बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो आप थोड़ा किसी एक स्ट्रक्चर को भी स्टडी कर लेंगे तो हमारा पूरा कंपाउंड जो है वो स्टडी हो जाता है। इंपॉर्टेंस, this similarity in behavior has reduced the study of millions of organic compounds to only few ones। मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि हम लोग जो हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, सिमिलरिटी और बिहेवियर कार्बन के हमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि हमारा जो एनालिसिस का टाइम है, ठीक है, वो बच जाता है। कि हम बजाय पूरे एक थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्टडी करें, हम थोड़ों सौ को स्टडी करके बाकी का बिहेवियर देख सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अब चूंकि मैंने आपसे कहा कि ये बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो इनके स्ट्रक्चर्स बड़े होने की वजह से इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत ही बड़े होते हैं। जिस तरह आपकी बुक पे जो एग्जाम्पल दी हुई है वो स्टार्च की दी हुई है, C6H10O5N, और N जो है उसका नंबर होता है थाउजेंड्स, यानी कि ये थाउजेंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक छोटा सा इमेज आपको दिखाता हूं। ये मेरे बेटा मेरे पास स्टार्च है। अब हर एक कॉर्नर कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं? हर एक कॉर्नर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्बन को, ठीक है। तो ये सारी कार्बन मिली हुई, ये मैंने एक छोटा सा उसका हिस्सा लेके यहां पर आपको दिखाया है, जबकि ये काफी ज्यादा बड़ा होता है जिसमें हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं C6H10 और O5 के। इसके अलावा हमारे पास प्रोटीन्स हैं, डायमंड्स हैं। डायमंड का स्ट्रक्चर आप लोग पहले वैसे फर्स्ट ईयर में देख भी चुके हैं, ठीक है। ये भी एक, चले मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूं। ठीक है, ये हमारे पास डायमंड का स्ट्रक्चर आ गया। ये एक मैंने उसका छोटा सा एक मोनोमर बनाया है। मोनोमर तो वैसे इसको नहीं कह सकते, लेकिन आप ये कह लें कि कार्बन का छोटा सा हिस्सा है, और ये बहुत आगे गुच्छे की तरह, जाल की तरह फैला होता है, ठीक है, कि ये इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन।
मैंने आपसे क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये नॉन आयनिक होते हैं। नॉन आयनिक की वजह से इनको मोस्टली कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है अपना रिएक्शन करवाने के लिए। और कैटलिस्ट क्या काम करता है? कैटलिस्ट का पहला काम ही ये है कि उसने रिएक्शन को स्पीड अप करवाना है। तो इनके रेट ऑफ रिएक्शंस यूजुअली क्या होते हैं? स्लो। अब स्लो क्यों होते हैं? ये जिस तरह मैंने आपसे ये डिस्कस किया है, स्टार्च अगर मैंने रिएक्शन करवाना है तो इसका तो मॉलिक्यूलर मैस ही इतना ज़्यादा है कि ये रिएक्शन बहुत स्लो स्लो देगा। अब इनकी मॉलिक्यूलर नेचर से क्या मुराद है कि इनका मॉलिक्यूलर मैस बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शंस क्या होते हैं मेरे बेटा? वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं, जिसमें हमें एक कैटलिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। आइसोमरिज्म, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा आम सा फिनोमिना है जो कार्बन शो करती है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इफ टू और मोर देन टू केमिकल कंपाउंड्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, इस चीज को समझना है। स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड आइसोमर्स एंड द फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल आपके पास पेंटेन है। ठीक है, पेंटेन कितनी कार्बनों को कहते हैं? पेंटेन कहते हैं C5 और H होते हैं इसके अंदर 12। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएं C2 3 4 5, ये सारे इसके साथ क्या लगे होंगे? हाइड्रोजन्स लगे हुए। ठीक है, 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और हाइड्रोजन्स कितने होते हैं? 12। अब मैंने एक स्ट्रक्चर तो आपके सामने ये वाला बनाया है। अब मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूं। CH3 इधर भी CH3 होगा, इधर भी CH3 होगा और इधर भी मेरे बेटा CH3 होगा। अब आप सारे नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट करें। 1 2 इसका 3 4 और ये सेंटर वाली 5। कार्बन कितनी होगी? 5। हाइड्रोजन्स काउंट करें। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। इसका मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन्स भी कितने हो गए? 12। तो ये दोनों एक दूसरे, इन दोनों का फार्मूला यही बन रहा है, C5 और H12, इसका भी फार्मूला यही है। तो इसका मतलब है इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? सेम, लेकिन इसका स्ट्रक्चर और बनाया मैंने, इसका स्ट्रक्चर और बनाया। इसको हम एन पेंटेन कहते हैं, इसको नियोपेंटेन कहते हैं। वो किस बेस पे कहते हैं वो इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर कहलाते हैं। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन को। ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर दो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल हो जिसके स्ट्रक्चर्स दो डिफरेंट हो लेकिन उनका फार्मूला जो है वो सेम हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं। और ऐसा प्रोसेस, ऐसा फिनोमिना जिसके अंदर ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन जाएं, उस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। होप सो कि ये डेफिनेशन आपको इस एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सॉल्युबिलिटी, उससे पहले जरा पीछे वाला रिमूव कर लें ताकि आपको इजीली समझ आ सके। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मैंने भी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था ये क्या होते हैं? नॉन पोलर। और एक छोटी क्लास से, मतलब फर्स्ट ईयर में भी आपने ये चीज पढ़ी होगी कि एक रूल है
नॉन पोलर डिसॉल्व नॉन पोलर एंड पोलर डिसॉल्व पोलर। तो हमारे पास ये नॉन पोलर हैं, तो ये हल किस में होंगे? पोलर के अंदर हल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ नॉन पोलर्स के अंदर हल होंगे, क्योंकि रूल क्या कहता है? लाइक डिसॉल्व लाइक। मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। अब वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, बट रेडिली डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। रेडिली का मतलब होता है फौरन से किसके अंदर हल हो जाते हैं? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, मतलब ईथर है, बेंजीन है, ठीक है, ये सारे हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नॉन पोलर होते हैं, और इसलिए नॉन पोलर के अंदर ही हल हो जाते हैं। मेरे बेटा ये थे सारे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम ये सारी चीजें जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं, पिक्यूलियर नेचर ऑफ कार्बन में हमने डिस्कस किया कि कार्बन कैटिनेशन शो करती है, जबकि पीरियोडिक टेबल में ये फिनोमिना और कोई भी शो नहीं करता। इनके स्ट्रक्चर्स बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये नॉन पोलर की वजह से सिर्फ नॉन पोलर में हल होते हैं। रेट ऑफ रिएक्शंस में इनके रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होते हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर मैस बहुत बड़े बड़े रखते हैं, और इस वजह से इनको एक कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है। आइसोमरिज्म क्या होता है? जिसके अंदर सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। सिमिलैरिटी इन बिहेवियर में हमने इनकी होमोलोगस सीरीज को डिस्कस किया। नॉन आयनिक करेक्टर में हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम है, जिसकी वजह से ये नॉन आयनिक है। अब मैं चलता हूं कि ये मैंने रेड क्यों किया था। इतना बड़ा अगर क्वेश्चन आए तो ये सारे नाम याद रखना तो बड़ा मुश्किल है ना हो। तो टीचर का तो काम है ना, उसने तो स्टूडेंट को बताना है कि इन चीजों को याद कैसे रखना है। PCSRINS, इसको आपने याद कैसे रखना है, इन सारे नामों को। चलें हम एक लफ्ज आपको बताते हैं। ये P ले लिया, ये मैंने R ले लिया, ये I, ये N, ये C, ये S, और ये भी S। ये क्या लफ्ज बना? ये बना प्रिंसेस। P फॉर पिक्यूलियर नेचर, R फॉर रेट ऑफ रिएक्शन, I फॉर आइसोमरिज्म, N फॉर नॉन आयनिक करेक्टर, C फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, S फॉर सॉल्युबिलिटी, एंड सेकंड S जो है वो हमें इसका सिमिलरिटी इन बिहेवियर को शो करेगा। ये सारे नाम जिसको हमने प्रिंसेस, इसका मतलब है आपने इन सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए सिर्फ एक लफ्ज याद रखना है, और वो लफ्ज क्या है? प्रिंसेस। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारी लाइफ के अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या रोल प्ले कर रही है? ऑलमोस्ट ऑल द केमिकल रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर मेरे बेटा कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं? डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शंस डाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते और टूटते हैं। द मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, vitamins, nucleic acids, all are organic compounds. They contain thousands of carbon atoms. We also depend on organic compounds because they occur in the form of our food and medicines. हमें organic compounds की बहुत ज़रूरत है। हमारे फूड्स के अंदर, क्या फूड्स के अंदर विटामिन्स नहीं होते? फूड्स के अंदर आप दूध पीते हैं, उसके अंदर कैल्शियम नहीं होता? हम लोग जो शुगर खा रहे हैं, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते? मुख्तलिफ प्रोटीन्स, हम लोग गोश्त खाते हैं, उसके अंदर प्रोटीन होता है। हम लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन के अंदर मुख्तलिफ केमिकल्स, मुख्तलिफ कंपाउंड्स जो हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट कंपाउंड्स मिलके एक केमिकल बना रहे होते हैं। आप अक्सर अगर मेडिकल स्टोर पे जाएं ना, तो वो आपसे कहते हैं कि ये नाम चेंज है, लेकिन इसके अंदर जो साल्ट है, जो फार्मूला है, वो ठीक है, वो सेम है, लेकिन नाम चेंज हुआ हुआ है, ठीक है। वो जो जब वो कहते हैं कि वो साल्ट या वो जो फार्मूला है उसका, अगर आप उस फार्मूले को उस मेडिसिन के पीछे पढ़ें तो उसके अंदर उसका कोई ना कोई नाम लिखा होता है मेरे बेटा, वो भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है।
अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। हमने हजारों की तादाद में लेबोरेटरी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लिए, प्लास्टिक बना लिया, सिंथेटिक रबड़ बना लिया, मेडिसिन्स बना ली, पेंट्स बना लिए, प्लास्टिक्स। अक्सर लोगों के जो घरों के गैराज होते हैं उसके ऊपर एक शीट लगी होती है प्लास्टिक की, जिसको फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो वो प्लास्टिक होता है। सिंथेटिक रबड़ होते हैं, ठीक है। ये जो टायर्स वगैरह होते हैं हमारे पास, बाइक्स के या कार्स के टायर्स होते हैं। मेडिसिन अभी मैंने डिस्कस किया। पेंट्स, घरों में हम जो पेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो इमल्शन पेंट्स होते हैं स्पेशली, उसके अंदर बड़ा अहम रोल प्ले कर रही होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इमल्शन पेंट्स बेटा वो होते हैं जो अक्सर ऐसा पेंट जो गेड को किया जाता है और वो शाइन प्रोड्यूस करता है। हर पेंट इमल्शन नहीं होता। वो पेंट जो ज़्यादातर ये घरों के गेड्स को किया जाता है, जिससे गेड्स में एक शाइनी लुक आ रही होती है, वो वाला इमल्शन पेंट होता है। आगे चलते हैं। सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिवेंट द शॉर्टेज ऑफ नेचुरली अकरिंग प्रोडक्ट्स। अगर मेरी बॉडी के अंदर से ग्लूकोज ख़त्म हो जाए, मेरी बॉडी के अंदर से प्रोटीन कम हो जाए, एंजाइम्स ख़त्म हो जाएं, वाइटामिन्स की कमी आ जाए, मैं क्या करूँगा? डॉक्टर्स मुझे मेडिसिन देंगे ना। वाइटामिन्स की मेडिसिन होगी, लिपिड्स की मेडिसिन होगी, एंजाइम्स की मेडिसिन होगी, ठीक है, प्रोटीन्स के शेक्स होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो अब लास्ट पॉइंट पे क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो मेरी बॉडी के अंदर है उसकी कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, तो हम वो खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बड़ा फायदा है कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नेचुरली अकरिंग जो हैं वो खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं और उसकी डेफिशिएंसी को हम दूर कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड हो रहा है। हम इन चीज़ों को जल्दी जल्दी समराइज करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से पहले चीज़ों को ज़रा हम समराइज कर लें। सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री में हमने देखा कि एक यकीन है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए हमें एक वाइटल फोर्स की ज़रूरत है। फिर साइंटिस्ट जिसका नाम वोलर था, उसने इस हिस्ट्री को ही बदल के रख दिया। उसने यूरिया प्रिपेयर किया और यूरिया प्रिपेयर करने से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर होने लग गए थे, ठीक है। फ्रेडरिक वोलर का वर्क हमने देखा। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखे, लेकिन मैं उसकी जगह यहाँ पर प्रिंसेस लिख रहा हूँ, ठीक है। हमने प्रिंसेस मतलब, अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स अब माइंड में ये ना समझेगा कि सर जी प्रिंसेस के अंदर तो ई आता है, तो ये आप समझ लें कि ई जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। याद करने के लिए, सिर्फ एक मेमोराइज करने के लिए ये आपको वर्ड बताया है ताकि आपके जहन में बैठ जाए। उसके बाद हमने इंपॉर्टेंस देखी डेली लाइफ के अंदर कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी बड़ी अहम रोल प्ले कर रही है डेली लाइफ के अंदर। अब हम आते हैं पॉसिबल क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी, हाउ वोलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। अब आपको अगर सिर्फ डेफिनेशन आए तो मेरे बेटा याद रखनी है, इसके साथ आपने रिजेक्शन लिखनी है। ये चीज इसके अंदर छुपी हुई है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन सिर्फ ये होता है वाइटल फोर्स थ्योरी, लेकिन आपने साथ रिजेक्शन लिखनी है। हाउ वोलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, अगर ये आ जाए, इसमें भी आपने डेफिनेशन साथ लिखनी है, उसके बाद आपने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करना है, ठीक है। और उसके अंदर वो इक्वेशन लाजमी होनी चाहिए, अदरवाइज आपके मार्क्स जो हैं वो कट जाएंगे। एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मेरे बेटा ये आपके पास इस चैप्टर का पहला लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। चैप्टर शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि ऑलमोस्ट 5 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, जिसमें से एक जो है आज हमने डिस्कस किया, और ये वही है जो इधर मैंने लिखा है, ठीक है। ठीक है बेटा। और अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन आवर डेली लाइफ, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे कभी कभी बोर्ड में पूछ लिया जाता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां पे मैं और ऐड कर दूं, कैटिनेशन, ठीक है। कैटिनेशन के बारे में डेफिनेशन अक्सर आ जाती है, डिफाइन कैटिनेशन।
बोल के ख़त्म ही कर देते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन डिफाइन कैटिनेशन। ठीक है बेटा, इन सारे टॉपिक्स में अगर कोई क्यूरीज हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो आप एसएमएस करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चंस के आंसर आप बाकायदा क्वेश्चंस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।